आज है 10 जून 2020। यह है ZATV न्यूज, जहाँ खबरों का सिलसिला रोज शाम 5 बजे लेकर के आती हूँ मैं, रश्मि नेगी बिष्ट, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अपने गांव, कस्बों और शहरों की खबर अगर जानना चाहते हैं तो जान लें, हम हैं आपके फोन के भीतर। जी हाँ, खबरें आपके आसपास ही मौजूद हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ZATV न्यूज, जहाँ सच आपका हक। और आप जिस जगह से हमारा न्यूज बुलेटिन सुन पा रहे हैं, अपने शहर, गांव का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश की खबरों का हाल जानेंगे आप मेरे साथ, और इस वक्त पेश है न्यूज हेडलाइंस। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 के मामले में विश्व की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन संतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं। कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक ग्रस्त 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों की तैनाती की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए टेलीफोन पर बातचीत की। भारतीय रेल ने 1 मई से लगभग 60 लाख प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, निजी क्षेत्र को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 को देखते हुए क्रिकेट टेस्ट में लक्षणों वाले खिलाड़ी को बदलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर रोक बरकरार रखी है। कोविड-19 से संबंध मंत्री समूह की 16वीं बैठक कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में हुई। इसमें महामारी से निपटने के उपायों की समीक्षा की गई। मंत्री समूह के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विश्व की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन संतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है। बैठक में मंत्री समूह को देश में चिकित्सा ढांचे और कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की स्थिति की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। कोविड-19 महामारी की चुनौती से निपटने में दोनों देशों की सरकारों के प्रयासों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने मौजूदा संकट के दौरान नागरिकों के हित में किए गए प्रयासों की सराहना की। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने इस कठिन दौर में आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने फिलीपींस को कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में सहयोग का आश्वासन दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत फिलीपींस को हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक ग्रस्त 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों की तैनाती की गई है। ये दल कोविड-19 महामारी की रोकथाम में तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद करेंगे। केंद्रीय दलों की तैनाती महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, असम, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में की गई है। 3 सदस्यीय दल में 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञ और 1 वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी शामिल हैं। ये दल संक्रमण की रोकथाम और प्रभावी उपचार के लिए राज्य स्वास्थ्य विभागों की मदद कर रहे हैं। केंद्रीय टीम के साथ समन्वय के लिए कई जिलों और नगर पालिकाओं ने जिला स्तर पर भी टीम का गठन किया है। वंदे भारत अभियान के तीसरे चरण में यूरोप से भारत आने वाले एयर इंडिया की उड़ानों की टिकटों की बिक्री आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू हुई। टिकट एयर इंडिया की वेबसाइट से ही बुक की जा सकती है। एयर इंडिया ने आवेदकों के स्थानीय भारतीय दूतावास या उच्चायोग में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करने को कहा है। पिछले हफ्ते अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों की उड़ानों की बुकिंग शुरू होने के 15 घंटे के भीतर 22,000 से अधिक टिकट की बिक्री की गई थी। यह अभियान अपने नागरिकों को वापस लाने वाला दुनिया का पहला बड़ा मिशन है। अब तक 70,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। कल से शुरू हो रहे इस अभियान के तीसरे चरण में एयर इंडिया यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और अफ्रीका के लिए लगभग 300 उड़ानें संचालित करेगी। इस मिशन के तहत मंगलवार को संयुक्त अरब अमारात से विशेष उड़ानों से 723 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। अबू धाबी से कोच्चि और चेन्नई के लिए 2 विशेष उड़ानों से 366 भारतीय वापस लौटे। वहीं भुवनेश्वर और दिल्ली के लिए चार्टर्ड विमानों से 364 लोग वापस आए। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूत ने एक ट्वीट संदेश में बताया, 2 उड़ानों से 357 लोग लखनऊ और कोझिकोड आए। पिछले महीने वंदे भारत मिशन की शुरुआत के बाद से दुबई से 80 उड़ानों के जरिए 14,300 लोगों को लाया गया है। रेलवे राज्यों की मांग के बाद 24 घंटों के भीतर श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां उपलब्ध कराना जारी रखेगा। रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की आवश्यकता का विवरण मांगा है।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकारों की मांग पर रेलवे 24 घंटे के अंदर श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां उपलब्ध कराएगा। 1 मई से लगभग 60 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने 4,347 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संचालित की हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 2,259 नए मामलों के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 90,787 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 120 लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों का आंकड़ा 3,289 पहुंच गया। संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 42,648 है। पिछले 24 घंटों में वहां 1,663 व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। और अब खबर विस्तार से। एक केंद्रीय दल पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। यह दल राज्य में कोविड-19 की स्थिति और रोगों के उपचार के लिए किए गए इंतजामों का जायजा ले रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और रोकथाम के उपायों पर विचार विमर्श के लिए कल सर्वदलीय बैठक की। कोविड रोगों के लिए बेड की उपलब्धता, व्यापक परीक्षण, शीघ्र एम्बुलेंस सेवा और लोगों के बीच जरूरी जानकारी के प्रसार के बारे में चर्चा हुई। बैजल ने ट्वीट में कहा कि बैठक बहुत ही रचनात्मक और सद्भावपूर्ण माहौल में हुई तथा कई कारगर सुझाव सामने आए। उपराज्यपाल ने संक्रमित लोगों के संपर्क का पता लगाने और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संक्रमित रोगियों की अस्पताल में भर्ती सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण से इनकार किया है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 1,685 लोगों के संक्रमित पाए जाने के साथ कोविड-19 मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 34,914 हो गई है। नए रोगियों में 1,243 चेन्नई से हैं। कुल 798 लोगों को ठीक होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। पिछले 24 घंटों में 21 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या 307 हो गई है। इधर महाराष्ट्र में मुंबई नगर पालिका आयुक्त IS चहल ने एक अधिसूचना जारी कर दुकानों और बाजारों के लिए कुछ अतिरिक्त छूट उपलब्ध कराई है। एक तरफ शहर में कोविड-19 रोगियों के रोजाना 1000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं मुंबई महानगर निगम ने शहर के दुकानों और बाजारों को पूरे समय खुले रहने की अनुमति दे दी है। हालांकि इस मामले में जारी अधिसूचना के अनुसार सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, गार्डन या खेलकूद के उपकरण, झूले और ओपन एयर जिम बंद रहेंगे। 10% कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालय तथा गैर शिक्षित कर्मचारियों के साथ शिक्षा संस्थान भी पूरे वक्त पर काम कर सकते हैं। नई सहूलियतें तुरंत लागू होगी, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र इससे बाहर होंगे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच घोषित कर्फ्यू का सभी को पालन करना होगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में कई वर्चुअल रैलियों और वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा प्रमुख VD शर्मा ने बताया कि आज से राज्य के 7 संभागों में 7 वर्चुअल रैलियां आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश में भाजपा की इन रैलियों की श्रृंखला की शुरुआत आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा एक कार्यक्रम को संबोधित करने की होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल होंगे। लगभग 1 लाख लोग और 1000 से अधिक प्रबुद्ध नागरिक इस आभासी रैली में आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को समझेंगे। भाजपा इस अभियान के दौरान 138 वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करेगी। वहीं पार्टी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर डोर टू डोर अभियान चलाएंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं से संबंधित साहित्य वितरण करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गौवध पर रोक लगाने के लिए 65 वर्ष पुराने राज्य के गौवध अधिनियम में संशोधन किया है और नए अध्यादेश में कड़े प्रावधान किए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने कल गौवध निवारण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी। इन संशोधनों का लक्ष्य गाय की रक्षा करना और गौवध से संबंधित अपराधों को रोकना है। नए नियमों के अनुसार अगर कोई भी गौवध करता पाया गया तो उसे अधिकतम 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का दंड लगाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज तड़के दक्षिणी कश्मीर में शोपियां जिले के सूगू क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ हुई।
शोपियां पुलिस 44 RR और CRPF ने क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशेष सूचना मिलने के बाद सुगु गांव की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच इस सप्ताह यह तीसरी मुठभेड़ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू ने अनंतनाग जिले के लोक भवन में आतंकवादियों द्वारा अजय पंडित नाम के सरपंच की निर्मम हत्या की निंदा की है। उन्होंने इसे आतंकवादियों की कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया है और कहा किसी भी जनप्रतिनिधि पर हमला लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। सीतारमण ने शाखा स्तर पर बैंक अधिकारियों को ऋण लेने वालों तक स्वयं पहुंचने और ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाने की सलाह दी। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को प्रत्येक योग्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को ऋण देने पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा बांस के आयात पर सीमा शुल्क को तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 25% सीमा शुल्क दर अब समान रूप से बांस के किसी भी आयात पर लागू होगी, जिसमें व्यापारी भी शामिल हैं। सरकार ने कहा कि एक समान दर से दुरुपयोग और मूल्य संबंधी विवादों से बचने में मदद मिलेगी। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि निजी क्षेत्र को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के केंद्रों और अन्य संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत कार्य योजना ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की पहल की है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों के चयन का काम पूरा हो गया है और रूस में उनका प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान ISRO ने स्कूली बच्चों के लिए विशेष युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका की शुरुआत की है। स्कूली बच्चों के लिए विशेष युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और संबंधित अनुप्रयोगों की बुनियादी जानकारी देना है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ISRO के वैज्ञानिक अनिवार्य चिकित्सा उपकरण, सुरक्षा किट और अन्य संयंत्र उपलब्ध कराने के उपायों में व्यस्त रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसी क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में खिलाड़ी बदलने की कल मंजूरी दे दी। परिषद ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति एक दिवसीय और T20 मैचों में लागू नहीं होगी। परिषद ने संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध की भी पुष्टि की है। ICC ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा खिलाड़ियों की जर्सी पर 32 इंच के अतिरिक्त लोगों की भी अनुमति दी जाएगी। इसका उद्देश्य महामारी के कारण बोर्ड को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई करना है। सरकार आगामी शैक्षणिक वर्ष के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक घंटों की कमी के विकल्प पर विचार कर रही है। एक ट्वीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार को कोरोना महामारी के कारण मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए माता-पिता और शिक्षकों से बहुत सारे अनुरोध मिले हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार और अब मौसम का कहां कैसा होगा मिजाज, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश का अनुमान है। वहीं बात करें उत्तराखंड देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहने या गरज के साथ बारिश की संभावना है। पहाड़ों के क्षेत्र गुवाहाटी में दोपहर या शाम को बारिश की संभावना है। वहीं श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 30 डिग्री के आसपास रहेगा। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।